फर्स्ट आर्गुमेंट था जहां हम अप्लाइड फोर्स, चाहे उसको पुशिंग फोर्स हो या पुलिंग फोर्स हो, हम अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एफर्ट लगाते हैं ऑन अ ब्लॉक टू मूव इट ऑन अ रफ हॉरिजेंटल सरफेस, तब उसका आर्गुमेंट ये होता है। क्लियर है? अब सेकेंड पॉइंट है कि अगर हम मिनिमम फोर्स को पूछते हैं लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं करते हैं, क्वेश्चन अगर ये होता है व्हाट इज द मिनिमम फोर्स applied, what is the minimum force applied to move the mass m on rough horizontal surface of coefficient of friction mu। अगर मैं एक रफ हॉरिजेंटल सरफेस में रखा हुआ मास पे एक कोई भी डायरेक्शन में, जहाँ डायरेक्शन मेंशन नहीं है, अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लगाने के लिए कहा गया है, तो वो फोर्स कितना होना चाहिए ताकि मैं रफ हॉरिजेंटल सरफेस में रखने वाला ब्लॉक को आसानी से मूव करा सकूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब सिचुएशन ऐसा है कि द सरफेस ऑन विच द मास इज केप्ट, इट इज डेफिनेटली अ हॉरिजेंटल सरफेस, उसमें एम मास का ब्लॉक को रखे हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग वेट mg विल एक्ट डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड इन। लेकिन अब हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन जो मतलब जो उसको मूव कराना है, तो मूव तो हॉरिजेंटल सरफेस में ही करेगा, लेकिन एफर्ट जो लगाना है वो नॉट नेसेसरीली भी हॉरिजेंटल अप्लाई करेंगे तो कितना वो एफर्ट होना चाहिए, तो प्रीवियस में हम लोग आर्गुमेंट कर चुके हैं। So what we will do, so now we will do the case of applied force something like this। हम इस बार एक attempt लेंगे by pulling the mass at some angle theta with horizontal। मतलब मैं अब horizontal के साथ थीटा एंगल पे एक फोर्स को अप्लाई करेंगे। अब मूव कराना है हॉरिजेंटल में, लेकिन फोर्स लगा रहे हैं नॉट अलोंग हॉरिजेंटल रादर एट सम एंगल थीटा। इसका फायदा क्या होगा देखो, ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स मैं इस फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं। तो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो एक हमारा हो जाएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, दूसरा हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। हाँ या ना? ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जहां तक हॉरिजेंटल मूव करने का सवाल है, तो ड्यू टू द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स टेंडेंसी ऑफ मोशन इधर आना चाहिए। मूव करेगा या नहीं करेगा, लेकिन टेंडेंसी ऑफ मोशन तो हॉरिजेंटली राइटवर्ड होना चाहिए। हाँ या ना? अगर टेंडेंसी ऑफ मोशन हॉरिजेंटली राइटवर्ड होगा तो ऑब्वियस है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लेफ्टवर्ड होगा बाय द सरफेस ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ द ब्लॉक। हाँ या ना? तो इसके वजह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं नाउ n प्लस एफ साइन थीटा जो वर्टिकली अपवर्ड है वो mg को बैलेंस करेगा। वर्टिकल फोर्सेस विल डेफिनेटली बैलेंस ईच अदर। हाँ या ना? n प्लस एफ साइन थीटा, n प्लस वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ये दोनों मिलके mg को बैलेंस करेगा। ठीक है, एंड जो हॉरिजेंटल एफर्ट है ऑफ द अप्लाइड फोर्स का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है यानी कि एफ कॉस थीटा, ये एफ कॉस थीटा लिमिटिंग वैल्यू कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स एफ।
F cos थीटा इज द हॉरिजेंटल एफर्ट, उसको रोकने के लिए हॉरिजेंटल फ्रिक्शन फोर्स क्या है, स्मॉल एफ। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स को लिखते हैं कैसे, दिस इज म्यू इन टू नॉर्मल रिएक्शन। किसी भी फ्रिक्शन फोर्स को कैसे लिखते हैं, इट इज म्यू इन टू नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर सरफेस। तो अब देखो इस सरफेस का जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो ये है n, विच वी कैन गेट इट फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से अगर मैं n को सिंप्लीफाई करूं और उसको यहाँ बैठाऊं तो n की जगह हम लिख सकते हैं इट इज mg माइनस एफ साइन थीटा। हाँ या ना, बात समझ में आया कि नहीं। इंस्टेड ऑफ n वी कैन राइट डाउन इट इज mg माइनस एफ साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1। और तब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो f को कलेक्टिवली LHS में लिख सकते हैं f इंटू, ध्यान से देखो, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा दैट इज इक्वल टू म्यू mg, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स हो जाएगा म्यू mg होल डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। क्लियर है, म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। प्रीवियस केस में अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ था जस्ट म्यू mg। अब वही अप्लाइड फोर्स अगर हम ऑब्लिक एफर्ट लगा रहे हैं टू मूव द सेम मास ऑन सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस, then the magnitude of that obliquely applied force is depending on the theta as well. Theta is what? The angle between the applied force and the horizontal direction. ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि न्यूमरेटर पार्ट कांस्टेंट बट डिनोमिनेटर पार्ट थीटा डिपेंडेंट। अगर मान लो हमको अप्लाइड डायरेक्शन एग्जैक्टली नहीं पता है और हम अलग अलग एंगल पे, हम लोग 5 जन हैं, 5 जन अलग अलग एंगल पे फोर्स लगाएंगे, तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा ऑब्वियसली विल गेट डिफरेंट रिजल्ट एट डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का रिजल्ट अगर डिफरेंट होगा तो हम लोगों का सबका कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ भी डिफरेंट होगा कि नहीं, हाँ या ना, सिंपल आर्गुमेंट। अगर हम लोग सभी अलग अलग थीटा पे एफ को अप्लाई करेंगे तो सबका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट डिफरेंट आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्लिकली एफर्ट अप्लाइड फोर्स होता है इसका डिफरेंट डायरेक्शन पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिलेगा, प्रोवाइडेड दिस, ये कंडीशन अगर लगाते हैं कि विद एन ऑब्लिक एफर्ट which is at an angle theta with the horizontal direction, then that oblique effort magnitude will depend on theta and there can be various values। और हम लोग तो इक्विलिब्रियम मान के इसको डिराइव किए ना, ठीक है, इक्विलिब्रियम मान के डिराइव किए हैं, तो वी विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एफ एट डिफरेंट थीटा। तो इसका मतलब है कि अब इसको अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव कराना है और 10 जन अलग अलग अटेम्प्ट लेगा तो सबका अप्लाइड फोर्स डिफरेंट होगा टू ब्रिंग दिस मास इनटू मोशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वहां जैसे कि 10 आदमी अगर एक पर्टिकुलर मास को हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव कराने के लिए अटेम्प्ट लेगा तो सभी 10 आदमी को एक ही फोर्स लगाना होगा, ऑल ऑफ देम नीड टू अप्लाई म्यू mg। लेकिन वही काम अगर ऑब्लिकली करेंगे तो 10 आदमी को अलग अलग 10 अप्लाइड फोर्स का वैल्यू मिल सकता है टू ब्रिंग द सेम रिजल्ट, प्रोवाइडेड इफ दे अप्लाई द फोर्सेस इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड of f varies with theta to bring the mass into motion।
अब सवाल है कि देयर कैन बी डिफरेंट वैल्यू ऑफ एफ एट डिफरेंट थीटा। क्लियर है?